तो मॉडर्न स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने टॉपिक स्टार्ट किया था जयप्रकाश नारायण जी, उनके अपन राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर चुके हैं, उनके लोकतंत्र संबंधी विचारों का अध्ययन हम कर चुके हैं। हाँ, आज हम अध्ययन करेंगे जयप्रकाश और समग्र क्रांति की अवधारणा, यानी जयप्रकाश नारायण जी का राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। इसमें हमने पास विचार दिया कि लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लगाना। लोकतंत्र यानी लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र है जो जनता के लिए जनता का ही शासन व्यवस्था संचालित करता है, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति लगाना मतलब यदि लोकतंत्र में ही, यदि लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के अंदर ही कुछ ऐसे राजनेता लोग जो बैठे हुए हैं, यदि वही भ्रष्ट है तो लोकतंत्र का संचालन चल सकता है? तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि लोकतंत्र के पास क्या हो, शक्ति हो। शक्ति के माध्यम से लोकतंत्र का संचालन जो है वास्तविक रूप से प्रमाणित योगदान उसका महत्वपूर्ण रहेगा, संचालन भी क्या होगा, महत्वपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता में क्या होना चाहिए कि सत्ता केवल एक व्यक्ति में या एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के अंदर सीमित नहीं होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण में सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, केंद्र में राज्य के अंतर्गत जो शक्तियों का बंटवारा है उसी माध्यम को, उसी चीज को अपनाते हुए सत्ता के विकेंद्र में उन्होंने समर्थन किया है, ताकि क्या हो, केंद्र अपने क्षेत्र स्वतंत्र हो, राज्य अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर जो कार्य संपन्न करने चाहिए वो कार्य अपने संपन्न कर सके। पॉइंट नंबर 9 है अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, मतलब जो ऐसी नीतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, जो मानने योग्य नहीं है, जो समाज के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है, उन चीजों क्या होना चाहिए, उनके विरुद्ध संघर्ष होना चाहिए और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। जो नीतियां, जो व्यवस्थाएं जो न्यायपूर्ण है, जो समस्त जनता का विकास करे, जनता के लिए उपयोगी हो, जनता और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, उन नवीन नीतियों का समर्थन अपनाने की बात वो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता। लोक शक्ति यानी कहते हैं ना जनता में बहुत शक्ति है, लोक शक्ति। यदि वहाँ की पर्टिकुलर भारत देश की जनता क्या है, जागरूक है, संपन्न है, वे इसको अपने अधिकार है, अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान है, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह कर सकेंगे। और कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका, जनता। यदि जनता जागरूक है, उसको अपना अधिकार पता है, तो उनका शोषण होने की स्थिति क्या रहेगी, बहुत ही हमें कम देखने को मिलेगी। अंत में हम उसका पूरा मूल्यांकन की बात करते हैं। इन्हीं पॉइंटों को लेते हुए उनका विस्तार से अध्ययन इस प्रकार है। जैसे लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाना, जैसे कि हो सकते हैं आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 वर्षों में एक बार अपने प्रतिनिधि चुनकर जनता के अधिकार और कर्तव्य को इतिश्री हो जाते हैं। व्यवहार के अंतर्गत जनता को अपने उच्च प्रतिनिधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। उनका विचार है मतदाताओं का कर्तव्य मतदान के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, वरन सार्वजनिक प्रतिनिधि मतदाता के बीच नियमित संपर्क होना चाहिए, ताकि वे परस्पर ढंग से निर्णय कर सके। और क्या बोलेंगे, सत्ता विकेंद्रीकरण से क्या अर्थ है कि जब तक क्या हो, सत्ता केंद्रीकरण जनता का सबसे प्रिय विषय रहा है, जिस पर वे सदैव बल देते हैं। उनका कथन है कि जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण रहेगा, तानाशाही का खतरा बना रहेगा। जयप्रकाश राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। उनका यह निश्चित विचार है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना संपन्न हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना। जयप्रकाश जी का कहना है कि समग्र क्रांति के लिए हमें प्रत्येक स्तर पर अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में इसके लिए क्या करना होगा, उस पर प्रकाश डालते हैं। जैसे सीलिंग तथा भूमि के प्रगतिशील कानूनों पर, जिससे क्या होगा, हो सके खेती हेतु जो भूमि उपयोग दी जाती है उसका क्या हो सके, उस पर अमल किया जाना जरूरी। जैसे कानूनों पर अमल करना, अनुचित बेदखली पर क्या करना, रोक लगाना, भूमिहीनों के लिए खेती लायक भूमि का प्रबंधन करना, खेती की वैज्ञानिक व्यवस्था करना, मजदूरों को उचित मजदूरी और घर पर उद्योग, मुनाफाखोरी और रसूखोरी पर नियंत्रण रखना, गाँवों के लिए आवश्यक अनाज व गाँव में संग्रह व अनाज के उचित मूल्यों पर बिक्री, हर बच्ची को उत्पादन शिक्षा,
बीमारी का इलाज और झगड़ों के आपसी निपटारा, छुआछूत, तिलक, दहेज, ऊंच नीच, भेदभाव का अंत हो सके। आदिवासी जैसे हरिजन, मुसलमान और नारी वर्गों के साथ भी क्या समान में सम्मानपूर्ण व्यवहार निर्वहन हो सके। अब बात करते हैं लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता। आधुनिक और न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज में भारतीय समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इसकी लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों में विचार भेद करना चाहिए। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि सत्ता के आधार पर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य किया जा सकता है। कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा इस प्रसंग में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत अधिक बल दिया गया है। जयप्रकाश जी ने इन विचारों को अस्वीकार किया है। समाज में मानसिक परिवर्तन लाने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का कार्य सत्ता के माध्यम से किया जा सकता है। सत्ता की भूमिका सीमित होती है, दूरगामी परिवर्तन लाने का कार्य सत्ता के माध्यम से ही संभव होता है तथा राजनीतिक दल इस भूमिका निर्वहन ठीक प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी सत्ता संघर्ष, सत्ता प्राप्ति, सत्ता ढूंढने में ही सर्वाधिक आकर्षण में आनंद की अनुभूति होती है। जयप्रकाश जी नारायण कहते हैं कि समय पे संचालित प्रतियोगी आंदोलन से भी संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि मेन क्या हो, जो राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, जो राजनेता चुने जा रहे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो केवल सत्ता का भोग कर रहे हैं। उनकी जो उनको महत्वपूर्ण योग्यता वगैरह जो मिली जाती है, उनकी सेवा दी जाती है, उन सबका तो लाभ उठा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपनी जनता का विकास करने में क्या है इतने अधिक रुचि नहीं दिखा रहे। तो सबसे जरूरी क्या मानते हैं, वो मानते हैं जो जनता है वो ही क्या हो, वो ही जागरूक बने अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों व अपने देश के प्रति। यदि जनता होगी जागरूक तो क्या होगा, जनता का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष माध्यम से कोई भी शोषण नहीं कर सकेगा। अंत में हम बात करते हैं उनके मूल्यांकन की। जैसे कि बोल सकते हैं भारत में समाजवादी आंदोलन की नवीन दिशा प्रदान करने वाले कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है। उनका अभूतपूर्व योगदान हमें दिखाई देता है इसमें राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया है कि समाजवाद की मूल आस्था के तत्व प्रारंभ में ही कहाँ थे, अपनी भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। अब भारत के द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद के स्वरूप को अपनाया जा सकता है। गांधी जी ने उन्हें समाजवादी दर्शन को अधिकार विद्वान बताया था और प्रोफेसर विमल प्रसाद उन्हें भारतीय समाजवादी दर्शन के मानस पिता की संज्ञा देते हैं। और डॉक्टर आर्य प्रसाद के अनुसार जेपी ने भारत के, यानी कौन जेपी कौन, जयप्रकाश जी नारायण ने भारत में समाजवादी विचारों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी क्या हमें उनके अतुल्य योगदान उनके दिखाई देते हैं, किनके, जयप्रकाश जी नारायण के। यदि मूल्यांकन में हम बात करते हैं तो भारत क्या है, पहली बात अपनी प्राचीन परंपरा संस्कृति की वजह से क्या है, अतुल्य धनी भारत देश है, लेकिन और उसमें विकास करने में महत्वपूर्ण इसके माध्यम जयप्रकाश जी नारायण का। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।